अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, पहले हम ये डिस्कस लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन, जब आप पेपर में जाएंगे तो सबसे पहले आप देखना कि क्वेश्चन पेपर आया क्या है। तो पहले देखें तो आपने सेक्शन ए, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि इसे बस देख लें कि क्या लिखा हुआ है। पेपर में जब भी आपने जाना तो सेक्शन ए नहीं करना, आपने पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी करना, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। सेक्शन बी में आप देखेंगे उससे क्वेश्चन पूछा जी, ओलिगोपोलीज आर एबल टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन व्हाइल मेंटेनिंग सुपर प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। एवेल्युएट करें इस स्टेटमेंट को, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है जी, with the help of diagram evaluate करें consequences of imposing an effective minimum wage on the employment level and the wage level in an obscene labor। ये देखो लेबर मार्केट क्वेश्चन आ गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आ गया, एक लेबर मार्केट में से क्वेश्चन आ गया। अब जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो भी साथ साथ बता जाता हूँ आपको कि जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनॉरिटी, फिर इंडिफरेंस कर्व का नॉर्मल कर्व और नॉर्मल डिमांड कर्व, इंफीरियर गुड के लिए नॉर्मल गुड के लिए गिवन गुड का, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो एक आपने वो जेन में रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन मार्केट स्ट्रक्चर में से कुछ भी आ सकता है, ओलिगोपोली का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों कंपैरिजन आ सकता है। लेबर मार्केट क्वेश्चन ये अभी हमने देखा, ये इम्परफेक्ट लेबर मार्केट क्वेश्चन है, लेबर मार्केट का भी आ सकता है, परफेक्ट कम्पिटिटिव का। और फिर एक और पॉपुलर क्वेश्चन है जो पिछले काफ़ी पेपर से पूछ रहा था, वो अभी कुछ भी हो सकता है आपके पेपर में भी, कि वो जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं नेगेटिव, वो सारे ये टॉपिक है, हॉट टॉपिक हैं जो कि यहाँ पे पूछता है। अच्छा, उसे ये भी आदत है कि कभी कोई ऐसा कोई टॉपिक पूछ ले जिसका फुल क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आपको याद हो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब आपने की थी, उसमें मिनिमम एफिशिएंट स्केल का क्वेश्चन था जो 20 मार्क्स का पूछ दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन कभी अटेंड ना करें जिसका जो लिखने का जो आपके पास मार्जिन हो ज़्यादा ना हो। तो ये इन दोनों क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं कि आपने कैसे आंसर करना है। सेक्शन सी में अगर देखें तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये देखो, ये बड़ा हॉट टॉपिक है, हॉट मीन की ये ज़्यादा पूछता है, वो इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, बड़ा इजी चैप्टर है। अगर आप बुक में से पढ़ेंगे, यूनिट आपका जो 10 है शायद, उसमें इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज उसने डिस्कस की है, 2 चैप्टर है जो उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो हमने प्रॉपर डिस्कस कर लेना कि फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, फिर ये जो एक्सपोर्ट स्विचिंग पॉलिसी है ये किस तरह अफेक्ट करती है। और देखो उसने सेकंड क्वेश्चन भी, ये 2 क्वेश्चन अनयूजुअली अनएक्सपेक्टेडली उसने दोनों क्वेश्चन इफेक्टिवनेस के पूछ लिए। देखिए एक चैप्टर में से दोनों क्वेश्चन, ऐसा होता नहीं है वैसे। तो उसने एक ही चैप्टर में से, ये भी इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज का आ गया, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का बताएं। ये इसमें थोड़ा उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट को मिला दिया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो हमारा वही बन जाता है कि मैक्रो का क्वेश्चन है, लेकिन इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी को यहाँ देखो, मैं आपको मैक्रो में कहता हूँ कि मैक्रो में वो 2 या 3 टॉपिक मिक्स कर देता। तो यहाँ पे उसने इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी को मिक्स कर दिया करंट अकाउंट के साथ। ये आप देखो, अब ये फिर वही एक और बात आपकी कि करंट अकाउंट तो आप एएस में पढ़ते हैं, तो एएस का सिलेबस जो है वो सब्सिडी है, वो आपने पढ़ना जरूर है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ इसका क्या लिंक बनता है, देखिए A2 का एक टॉपिक उसने एएस के टॉपिक के साथ मैच करके दे दिया। तो इसलिए एएस का सिलेबस आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। और अभी जो आपका मॉक हुआ उसमें भी आप देखेंगे टैरिफ की डायग्राम उसने पूछी हुई है, तो टैरिफ की जो डायग्राम है वो भी जो है वो एएस में थी, A2 में नहीं थी, तो वो उसने पूछ लिया। अब हम 1 बाय 1 ये चारों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी। और पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो पहले करना है। ये पहले इससे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी पेपर की, आपको बता देता हूँ। और एक दफ़ा फिर आपको ये बता दूँ कि आपने 20 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर जो आपका नॉलेज और एनालिसिस है ये 14 मार्क्स का है दोनों मिला के, और एवेल्यूशन जो है 6 मार्क्स की है। और कोशिश करेंगे पहला पैराग्राफ डेडिकेट कर दें आप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को, और लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें इट कैन बी वैल्यूएटेड, और एंड पे कंक्लूड करें, और वो भी आप डेडिकेट कर दें लास्ट पैराग्राफ एवेल्यूशन का। अब दरमियान में जितने पैराग्राफ आएंगे वो सारे आपके पार्ट ऑफ एनालिसिस होंगे। नॉलेज में होता है कि आमतौर पर जो की टर्म पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखी है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। एनालिसिस के अंदर आपने रिटर्न एग्जांपल देनी है, न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देनी है, डायग्राम बनानी है, रिलेशनशिप, कॉजेज, इफेक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन कॉन्सिक्वेंसेज, 2-3 कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे डिस्कस करें, और 2-3 कॉन्सिक्वेंसेज संभाल के रखेंगे, वो आपने एवेल्यूशन में जाकर डिस्कस करनी है। एवेल्यूशन में क्या है, लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म जिसको हम कहते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस के आर्गूमेंट्स यहाँ पे करने हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी एनालिसिस में है, उसके ऊपर जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ बता सकते हैं। वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक तो वो चीज़ है जो इकोनॉमिक थ्योरी है, तो इकोनॉमिक थ्योरी जैसे अभी हम ओलिगोपोली डिस्कस करेंगे, तो ओलिगोपोली के अंदर कार्टल्स बनते हैं। तो इकोनॉमिक थ्योरी तो कार्टल्स की जो डेफिनेशन है वो बताती है, लेकिन आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है ओपेक का, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो उसके आपको रेफरेंस देना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स की चीज़। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, इसलिए वो कहता है कि ऑल रेलिवेंट आंसर, देखें इधर लिखा होता है
जब भी आप मार्केट की देखेंगे तो इसमें लिखा होता है ऑल द रेलिवेंट आंसर्स आर आल्सो एक्सेप्टेबल। ये स्टेटमेंट देखिए, ये लिखिए एक्सेप्ट ऑल वैलिड रिस्पॉन्सेज। लेकिन जो चीज़ मार्किंग की में नहीं है लेकिन आप सोचते हैं कि ये आनी चाहिए या हो सकती है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है एनालिसिस का। फिर इसमें जजमेंट और कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो पार्ट है वैल्यूएशन का, लेकिन कंक्लूजन आपने लास्ट सेंटेंस में लिखना है वैल्यूएशन के पैराग्राफ। और कोशिश करेंगे वैल्यूएशन का पैराग्राफ आपका हाफ पेज जो आपको मिलेगा पेपर में, जो कैम्ब्रिज का पेपर होता है A4 साइज का, हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 3/4 पेज आपका वैल्यूएशन का होना चाहिए। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन ए हम ओमिट कर रहे हैं, ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने पेपर में भी सेक्शन ए की तरफ नहीं जाना। सेक्शन ए आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए आपने सेक्शन ए बाद में देखना है, बाद में सोचना है। पहले आप सेक्शन बी और सेक्शन सी करें। इसकी एक और टिप ये भी है कि सेक्शन बी जब आप आधा घंटा भी एक क्वेश्चन लिखेंगे तो अच्छा खासा पेपर देखो आप लिख सकते हैं। और सेक्शन सी उसे भी आधा घंटा जब लिखो तो 1 घंटे में आप कोशिश करें, 1 घंटा 10 मिनट में या 1 घंटा 20 मिनट में आप ये पहला खत्म करो। और फिर जो बाकी आगे 30-40 मिनट्स बचते हैं उसे फिर आप सेक्शन ए करें, चाहे उसका ए बी सी पार्ट है। उसका अगर डी पार्ट ओमिट भी होता है टाइम कंस्ट्रेंट वजह से कोई बात नहीं, 8 नंबर का पार्ट छूटेगा। लेकिन आपने अगर सेक्शन ए पहले कर लिया, सेक्शन बी सेक्शन सी बाद में किया, तो 20 मार्क्स क्वेश्चन छूटना इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। अब दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, माइक्रो के और मैक्रो के। ओलिगोपोलीज आर एबल टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन व्हाइल मेंटेनिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। एवेल्यूएट करना हमने दिस स्टेटमेंट। आमतौर पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो एवेल्यूएट का वो इसने कीवर्ड यूज़ किया होता है, या डिस्कस का, क्योंकि हमने तो करने 20 मार्क्स के हैं, तो कीवर्ड आप छोड़ दें कि आपने 20 मार्क्स एक्सप्लेन करना। अब कुछ चीज़ें इसने यहाँ पे मार्किंग में लिखी हुई हैं, कुछ नहीं लिखी हुई। तो सबसे पहली चीज़ जो अगर सोचें क्वेश्चन बारे में क्या क्या लिखेंगे आप? ओलिगोपोलीज आर एबल टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन हम नहीं चाह रहे। वाइल मेंटेनिंग सुपर प्रॉफिट भी होना चाहिए और लॉन्ग रन में होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हमें वैलिडेट करना है। अब ओलिगोपोली को पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि ओलिगोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं, उसमें प्राइस कैसे सेट होती है, सुपर प्रॉफिट का मतलब कि MCMR, इनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए और लॉन्ग रन देर तक चले। तो प्राइस कंपटीशन अगर ना हो तो इस में क्या टॉपिक बनता है? ये बनता है कार्टल। कि कार्टल में प्राइस कंपटीशन नहीं करते, आप आपस में फॉर्मल या इनफॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं जिसमें आप ज्वाइन हैंड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, फर्म के साथ, और उसमें आप बताते हैं जनाब कि हम क्या करेंगे आपस में कंपटीशन प्राइस के ऊपर नहीं करेंगे, क्वालिटी के ऊपर कंपटीशन करेंगे। और जब आप क्वालिटी के ऊपर कंपटीशन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अदर चीज़ में फोकस करना है, तो आपकी एक टेंशन कम होती है, आपने इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करना है, यानी कि डिस्कस करना है। मेंटेन करना है सुपर लॉन्ग प्रॉफिट, ज़ाहिर है आप सुपर लॉन्ग प्रॉफिट को मेंटेन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चों के जहन में नहीं आती, जो आ सकती है, जो आनी चाहिए, कि गेम थ्योरी में भी हम यही करते थे। अगर गेम थ्योरी में हम ये देखें, जो हमने 4 ऑप्शन थी, जैसे आपको भी याद होगा नोट्स मैंने जो आपको करवाई थी, कि एडवर्टाइज करे एक फर्म, एडवर्टाइज ना करे, उसकी 4 ऑप्शन बनती हैं, फर्म ए फर्म बी अगर क्लूड करती हैं, तो वो भी असल में टाइप ऑफ एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट तो नहीं करते, लेकिन आप प्राइस सेट कर लेते हैं, या एडवर्टाइज नहीं करना, या प्राइस सेट कर लेते हैं $6 है या $8 है। वो मेरे नोट्स में एक टेबल बना हुआ, उसे आप देख लीजिएगा कि $8 प्राइस आपने सेट की हुई है, तो आप उसी पे कंसिस्टेंट रहें, स्टिक रहें, उसको चेंज ना करें। तो गेम थ्योरी का भी आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। अब देखिए ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। पहले आपने प्रैक्टिसिक बताएं जी ओलिगोपोली के, तो ओलिगोपोली प्रैक्टिसिक अगर हम कर लें तो आपके जी लेस देन 10 फर्म्स हैं, तो आपने बता देनी है। ये मोनोपोली कंपटीशन का एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें लेस देन 10 फर्म्स होंगी। फ्यू फर्म्स भी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इनका जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। फिर फर्दर आप इनको बताएंगे कि ये प्राइस रिजिडिटीज में होती है, जिसमें प्राइस जो है वो हम फैक्ट फिक्स कर लेते हैं, और ये हमारे इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करेगा जो हमने ये कहा था वाइड प्राइस कंपटीशन। और यहाँ पे फिर आप डायग्राम ही बनाएंगे, लेकिन डायग्राम मैं बनाता हूँ अभी। पहले आप बताएं कि इसमें AR जो है वो 2 तरह की होती है। एक हिस्सा उसका इलास्टिक होता है, एक हिस्सा इनइलास्टिक होता है। प्राइस रिजिडिटी जहाँ भी होती है, जहाँ प्राइस सेट करते हैं उससे नीचे जो है आप सेट करते हैं प्राइस। तो ये आपने करेक्टरिस्टिक्स इसके जो है ना वो बता देने कंसाइज करके ओलिगोपोली के फर्स्ट पैराग्राफ में। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में आप फर्दर एक अगर अच्छे बच्चे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि सुपर नॉन प्रॉफिट बता दें कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का गैप ज़्यादा होगा, और सुपर नॉन प्रॉफिट को शो करेगा। बल्कि ऐसा करें कि सुपर नॉन प्रॉफिट को पहले एक्सप्लेन करते हैं एक लाइन में, उसके बाद क्योंकि ओलिगोपोली के फीचर ज़्यादा तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉन्ग रन को एक्सप्लेन करते हैं कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक थ्योरी में हम ये कहते हैं कि जब आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल है फैक्टर प्रोडक्शन को हायर करने का, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसमें आएगा। अब यहाँ पे साथ ही आपने एक डायग्राम यहाँ पे ऐड कर देनी है, और वो हमारे पास जो किंक डायग्राम है वो आप बनाएंगे। ये भी अब पार्ट ऑफ आपका शुरू हो गया, एनालिसिस जो है वो आपका शुरू हो गया।
तो इसमें आपने डायग्राम किंग डिमांड कर्व वाली डायग्राम बना देनी है, और किंग डायग्राम में आपने शो करना है कि ये किंग डायग्राम हम बनाएंगे। हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो लेबल करना ना भूलें, CPR लिखना है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है। ये हमने AR बनाई इलास्टिक, और ये नीचे इन इलास्टिक, और फिर हमने क्या करना है, प्राइस सेट कर देनी है इसकी कि ये प्राइस है ये वाली P, इसे प्राइस डिजिटल कहेंगे, और मेंशन कर दें कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो इलास्टिक ग्रेटर 1 है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो इलास्टिक लेस देन 1 है। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें ड्रा करेंगे कि ये इसकी एक डॉटेड लाइन बनाएं, दरम्यान में गैप छोड़ें, नीचे डॉटेड लाइन। फिर हमने बनानी है इसकी MR, और MR बनाने के लिए हमें करना है यहाँ से, जहाँ से प्राइस शुरू की थी यहाँ शुरू होना है, और ये यहाँ तक आना जहाँ ये गैप छोड़ा है। ये गैप छोड़ के तो इसे कोशिश करें कि ये ऐसे फ्री हैंड आप MR ड्रा कर दें इसको। और ये वाली जो पहले वाली कर्व थी वो असल में क्या थी, उसे लिखें कि ये लोग ना नाम लिखना आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये नाम जरूर लिखना है, कि AR है, और ये बल्कि हमारी डिमांड कर्व होती है, ठीक है। फिर हमने बनानी है MC, और MC आप ये यहाँ पे कोई एक भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, इसे MC1 MC2 कह लें कि ये फॉर्म 1 और फॉर्म 2 है। ये टोटल डायग्राम है जो आपने यहाँ पे शो कर दिया, और इसे हमने कहना है ये किंग डिमांड कर है। और आपको पता है कि आपने यहाँ पे दो बातें बतानी है कि प्राइस रिजिडिटी, वाई इज देयर प्राइस रिजिडिटी, ये आप नोट्स देख लेना, नोट्स में आप लिखा हुआ है कि प्राइस रिजिडिटी होती है कि पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, या फिर आप प्राइस वॉर भी करना चाहते हैं। अब ये आप सपोर्ट कर रहे हैं उस गिवन स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट थी उसको हम असल में सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, प्राइस मेंटेन, अवॉइड प्राइस कंपटीशन, यहाँ साथ साथ बताते जाएं, क्वेश्चन को नहीं भूलना, क्वेश्चन को साथ साथ बोल लीजिए, क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन हमने ये प्राइस सेट कर दिया, ये वाली P प्राइस सेट कर दी, ठीक है, और ये प्राइस मेंटेन कर दी, ये ओलिगोपोलिस प्राइस को मेंटेन करती है, इसका बेसिक फीचर है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन में चीज़ शामिल कर देंगे। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा रूल है वो यहाँ पे बता सकते हैं आप, कि आमतौर पे रूल हमारे पास ये होता है कि MC इज इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू MR का मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं आप, और ये वाला वो गैप है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, और जहाँ पे टोटल रेवेन्यू का गैप जो है टोटल कॉस्ट से मैक्सिमम होगा वो आपने प्रॉफिट मैक्सिमम बता देना है। और इसलिए अब जो कॉस्ट है वो हर फर्म की डिफरेंट होगी, ये ओलिगोपोली का फीचर है, ठीक है, हर फर्म की कॉस्ट डिफरेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, हमने प्राइस नहीं कम करनी, तो प्राइस हम कम ही नहीं कर सकते। अब दो बातें आपने जरूर बतानी यहाँ पे, प्राइस आप रेज नहीं कर सकते, प्राइस रेज करेंगे तो आपके कंपेटिटर फॉलो करेंगे, वो भी प्राइस राइज करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप प्राइस राइज करें तो आप कस्टमर लूज करना, प्राइस कम नहीं आप कर सकते, इस प्राइस से कम आप प्राइस नहीं कर सकते, ये वाली जो प्राइस है इससे कम अगर प्राइस करेंगे तो कंपेटिटर फॉलो करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए आपको प्रॉफिट होगा, जब कंपेटिटर फॉलो करके वो भी प्राइस नीचे कर देंगे तो फिर भी आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप ये ग्राफ बना के यहाँ प्राइस को एक आपने सपोर्ट कर दिया। दूसरी जो सपोर्ट आपने करनी है वो गेम थ्योरी बता दें, कि गेम थ्योरी में भी क्या करते हैं हम, कि प्राइस हम सेट कर लेते हैं। अब ये नैश इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम भी बता सकता है, किसी को याद है नैश इक्विलिब्रियम, या एक हमने डोमिनेंट स्ट्रेटजी की थी, एनीवन, कोई है भारती हमारे पास क्लास में? नैश इक्विलिब्रियम ये था कि आप प्राइस सेट करते हैं व्हाट कंसीडरिंग द रिएक्शन फ्रॉम द राइवल। फिर सुन लो, प्राइस सेट करते हैं या कोई भी एक्शन करते हैं और उस एक्शन को रिएक्शन आपने जेन में रख के करना है, उसे कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। और एक होती है डोमिनेंट स्ट्रेटजी। डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है कि व्हाट एवर द इररिस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन, आपने बस एक्शन कर देना है, जब कहते देखा जाएगा जो होगा, जो देखा जाएगा जो होगा उसे कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ये दो डेफिनेशन आप याद रखें, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, और डाटा रिस्पॉन्स में इसने डाटा रिस्पॉन्स एक दफा पूछी है। तो गेम थ्योरी का रेफरेंस है, उसमें भी आप प्राइस सेट कर लेते हैं आप किसी भी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। बैरियर्स टू एंट्री, ये उसके फीचर्स में हमने बताना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं काफ़ी देर तक, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव बैरियर्स टू एंट्री है, तो आप काफ़ी देर तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि जो भी ओलिगोपोली में एंटर होगा उसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, जो कि लोगों के पास नहीं होती, तो इसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। और लॉन्ग रन में ऐसा होता है, कोई बहुत जल्दी से एंटर नहीं होता इस मार्केट में, और ये बैरियर्स टू एंट्री स्पेशल फीचर है कि आप लॉन्ग रन तक ये आप फिर सपोर्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को जो लिखी हुई है। इसकी एग्जांपल दे दें कि टेली कम्युनिकेशन जैसे पाकिस्तान में है, जैज़, वारिद, आप सोचें कि लास्ट जो हमारे पास एंटर हुआ था, जोंग एंटर हुआ था, जोंग के बाद कोई नहीं आया बाद में, तो ये बड़ी देर लगती है। जैसे एयरलाइन भी अभी काफ़ी देर बाद सियाल एयरलाइन आई,
तो बैरियर्स टू एंट्री ऐसे हैं कि नए लोग एंटर नहीं होते। फिर क्लूजन का रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्लूजन में भी आप क्या करते हैं, क्लूड, अब ये कार्टल आ गया सारा, तो कार्टल की स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखते हैं कि जब सेम प्रोडक्ट बना रहे हो, आपस में हार्मनी हो, आप नॉन प्राइस कंपटीशन फोकस करेंगे, वो आगे बातें बताना आपने। और यहाँ पे आप फोकस करें, यानी कि आप क्लूजन के फीचर बताएंगे, कार्टल आप कर सकते हैं, गेम थ्योरी कर सकते हैं, ये सारे आपकी सपोर्ट करते हैं इस गिवन स्टेटमेंट को। ये एनालिसिस चल रहा है अभी हमारा, तो एक पैराग्राफ गेम थ्योरी पे लिख सकते हैं, उससे पहले एक पैराग्राफ हम किंग डिमांड कर के फीचर्स के ऊपर, उसके ऊपर लिख सकते हैं। और प्राइस रिजिडिटी का आपने बता दिया, प्राइस रिजिडिटी के कुछ वीक पॉइंट आप बता दें कि हाउ एवर प्राइस रिजिडिटी में समटाइम ऐसा होता है कि अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो आप प्राइस ज़्यादा करेंगे तो आपके कंपेटिटर भी आपको फॉलो करेंगे। फिर इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि प्राइस रिजिडिटी का एक वैल्यूएशन पॉइंट ये भी होता है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि प्राइस डिसाइड कौन करेगा, तो प्राइस लीडरशिप भी हो सकता है या कोई और फैक्टर हो सकता है जिसकी बेसिस प्राइस डिसाइड करता है। फिर आप ये बताएं खास तौर पर यहाँ पे कि लॉन्ग रन के अंदर लिमिट प्राइसिंग करना बड़ा मुश्किल होता है आमतौर पर, इसे एनालाइज करना, क्योंकि प्राइस जो है वो आपको वीकली सॉरी ईयरली बेसिस पे चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। और आप कंपेटिटर की आप इसलिए भी प्राइस अपनी सेट रखते हैं या सम टाइम प्राइस इसलिए भी आप फिक्स रखते हैं कि नया कंपेटिटर आके उस प्राइस के ऊपर एडजस्ट ना हो जाए, तो आप फिर प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट भी करते हैं, राइज करते हैं, ताकि नया जो कंपेटिटर आ रहा है उसको अवॉइड करे, मार्केट में एंटर ना हो। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखें कि सिर्फ प्राइस सब कुछ नहीं है भाई, नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। ये आप देखो, ये एनालिसिस यानी कि आपको अदर बात बता रहा है, अल्टरनेटिव जरूर बताना आपने। तो यहाँ पे क्या था, सुपर नॉन प्रॉफिट आपने अर्न करना है प्राइस की कंपटीशन में, तो आपने बताया नहीं, प्राइस कंपटीशन के अलावा एक और कंपटीशन भी होता है जो कि नॉन प्राइस कंपटीशन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजी लेके आएँ, कलर चेंज करें, परफ्यूम पैकेजिंग चेंज करें, स्मेल, ऐसी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट में चेंज करें जो कि नॉन प्राइस कंपटीशन है, जो कि इंक्रीज करेगा आपके प्रोडक्ट की गुडविल को, जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। कोई और बात अगर आपके जहन में है तो वो भी आप वैल्यूएशन में एनालिसिस में ऐड कर सकते हैं। फिर है जी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में अब आपने बताना जी कि अब हमने कार्टल बनाया या आपने प्राइस सेट की, तो इस समटाइम इससे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब इतने सारे पॉइंट है तो इतने सारे पॉइंट हमें डिस्कस नहीं करने होते हैं, हमने सिर्फ डिस्कस करने होते हैं 3 से 4 पॉइंट वेल इस्टेब्लिश, जो कि आप हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा हमारा बन जाए। तो वैसे क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं कि जो कार्टल्स हैं या प्राइस सेट है वो इलीगल भी हो सकती है, ज़्यादातर इलीगल होते हैं, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे कार्टल इलीगल है, तो आप वहाँ। अच्छा, एक और रेफरेंस में याद है, आप ओपेक का किसी रियल टाइम अगर आपको एग्जांपल याद है, ओपेक की एग्जांपल ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री या टेलीकम्युनिकेशन वाली जो जैज फोन, इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो प्राइस वो भी सेट करते हैं प्राइस लीडरशिप के मुताबिक। अच्छा, तो ये इलीगल होती है कुछ कंट्रीज के अंदर, यूएस है, सब बहुत से कंट्रीज जहाँ पे ये इलीगल है। क्या इलीगल है? प्राइस सेट करना क्लूजन के जरिए या कोई भी प्राइस सेट करने से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो। बैरियर्स टू एंट्री रोकना मुश्किल होता है, कभी कितने देर बैरियर्स एंट्री रोकेंगे। अब जब जैज या मोबिलिंक आए थे तो शुरू में ये 3-4 साल मोनोपोली रही, लेकिन फिर यूफोन आ गया, उसकी 2 साल मोनोपोली दोनों की मिलकर रही, डियोपोली, फिर और लोग आ गए, तो इसे आप एक खास टाइम तक रोक नहीं सकते, अल्टीमेट लोगों ने एंटर होना ही होता। फिर कंटेस्टेबल मार्केट, अगर आपको याद हो, ये भी एक नई चीज़ आई। कंटेस्टेबल मार्केट क्या थी कि नए लोग जो है मार्केट में एंटर होंगे, और अब नए लोग किस तरह एंटर होंगे, गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क दे दिया होगा, और ये इसमें फिर वो नंबर एंड साइज ऑफ फर्म इरेलीवेंट हो जाता है। अगर आपने रिवाइज किया तो आपको याद होगा। फिर कॉस्ट मैटर करती है कि कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए, तो फिर आपको जो है वो प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अपने कंपेटिटर से, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हो। ये चीज़ भी आप वैल्यूएशन पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं। फिर ब्रेक इवन पॉलिसी भी सम टाइम, अगर आप देखो ना, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाई, तो हो सकता है आपकी फर्म ऐसी हो जिसकी माइनर कॉस्ट जो है थोड़ी ज़्यादा ऊपर आ रही है, तो फिर तो आप पूरा पूरा प्रॉफिट, पूरा पूरा ये ब्रेक इवन अर्न कर रहे होंगे। और यहाँ पे आपको ये भी याद है कि एवरेज कॉस्ट इररिलेवेंट होती है इस डायग्राम के अंदर, जो मोनोपोली की, ये पॉलीकॉपी की डायग्राम। कंक्लूजन जरूर बताना आपने। अच्छा, कंक्लूजन आपका डबल साइडेड भी हो सकता है, जिनके दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लिखते हैं जी ठीक है, आप कंक्लूड आप कर सकते हैं कि ओलिगोपोली आर एबल टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन while maintaining superior profit in the long run in the absence of, अब आगे आप बता दें, in the absence of what, in the absence of non price competition, in the absence of new entry, in the absence of government intervention। ये कोई एक या दो पॉइंट आप इसे बता के कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगर आप ये, अगर मैं ये पेपर अटेंड करता तो मैं ये सेकंड क्वेश्चन ही ऑप्ट करता। अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप बताएंगे, एवेल्यूएट करें द consequences of imposing an effective minimum wage on the employment level and the wage level in the monopoly। तो प्योर जो क्वेश्चन है ये इम्परफेक्ट लेबर मार्केट का।
ठीक है, फिर समझ लें कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने एक्सप्लेन करना है कि कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि इफेक्टिव मिनिमम वेज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर और वेज लेवल के ऊपर इन अ मोनोपोली लेबर मार्केट। मोनोपोली की लेबर मार्केट, तो दोनों मार्केट को इकट्ठा भी एक्सप्लेन करना है और सेपरेट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं ये देखो पीसीएल का मैं लिखा हुआ था कि जब भी आपने क्वेश्चन इस तरह इनपरफेक्ट लेबर मार्केट का है तो आप इधर एक रेफरेंस ऐड कर सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो कैसे सेट होती हैं। वो डिमांड और सप्लाई डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से सेट होती हैं। ये आप रेफरेंस जरूर दें उसे, आप उसे बताएं कि मुझे आता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट, और उसे आप बताने की कोशिश करें कि हम इस तरह डिमांड और सप्लाई, डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे आपकी वेजेस, आपने कहना जी परफेक्ट कंप्यूटर में इस तरीके से रेट सेट होता है। ये आप रेफरेंस दे दें, एक या दो सेंटेंस लिख के ये डायग्राम बना दें, तो उससे बताएं कि वेयर एज पर क्वेश्चन में जो पूछा है वो इनपरफेक्ट लेबर मार्केट है, जो कि दो केस ही कहें कि मिनिमम वेज या मोनोपोली, और तीसरा केस स्टेटमेंट का नाम आप बता सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि आप उसे जरूर बताएं कि परफेक्ट लेबर मार्केट में रेट ये होता है, जबकि वेयर इसमें रेट डिफर करेगा। कैसे करेगा वी विल एक्सप्लेन इन फॉलोइंग डायग्राम, अगली डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, वो आप उसे बता दें। अब आप बता दें कि ये डेफिनेशन में कि भाई मोनोपोली क्या होती है और इफेक्टिव मिनिमम वेज क्या होती है। मोनोपोली बता दें कि सिंगल डोमिनेट बायर है लेबर सर्विसेज का, और इफेक्टिव मिनिमम वेज क्या होती है जब गवर्नमेंट डिपेंड करती है और मार्केट वेज रेट से ज़्यादा वेज रेट सेट कर देती है। वो आपने यहाँ पे रेफरेंस बता दें। मोनोपोली के एक दो क्राइटेरिया आपको बताते हैं, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक परफेक्ट लेबर मार्केट में आता है, इफेक्टिव मिनिमम वेज क्यों लगाती है गवर्नमेंट, वो नेक्स्ट बार आपसे आप शुरू हो जाए। अब पहले हम डिस्कस करते हैं जी इफेक्टिव मिनिमम वेज। उसी ऑर्डर से वैसे करना चाहिए क्वेश्चन जिस ऑर्डर में उसने क्वेश्चन पूछा होगा। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर उसने पहले मिनिमम वेज का पूछा तो पहले मिनिमम वेज को एक्सप्लेन करें। तो मिनिमम वेज क्या होती है कि इसमें आप ये बताएं कि जनाब गवर्नमेंट क्या करती है, पहले रीजन बता दें। गवर्नमेंट क्या करती है कि मार्केट में लेबर कॉस्ट जो है वो लोगों के लिविंग कॉस्ट को पूरा नहीं कर पा रही, खासतौर पे जो लोअर इनकम ग्रुप ऑफ वर्कर है, तो गवर्नमेंट फिर इंटरवीन करती है इसलिए कि इन लोगों की वेजेस में गवर्नमेंट हेल्प कर सके। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट वेज रेट से ज़्यादा वेज सेट कर देगी, और वो ज़्यादा वेज क्या गवर्नमेंट यहाँ पे वेज सेट कर देगी। इसे लिखेंगे डब्ल्यू है, इसे लिखेंगे WNM, नेशनल मिनिमम वेज, NMW लिखेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट रीजन आपने बता दी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, गवर्नमेंट लो इनकम ग्रुप की हेल्प करना चाहती है। और पाकिस्तान का अगर आपको डाटा याद है कि पाकिस्तान में 37K फिक्स है, गवर्नमेंट ने वो रेट सेट किया है। तो गवर्नमेंट, अब वो क्वेश्चन पर वापस जाए जरा, क्वेश्चन उसने पूछा था कि वेज लेवल, ये देखो वेज लेवल और एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो साथ ही आप यहाँ पे बता दें कि वेज लेवल पे क्या फ़र्क पड़ा, वेज इंक्रीज कर दी, इससे लोगों की हेल्प होगी। पॉजिटिव आपने पॉइंट बता दिया कि लोगों की हेल्प होगी, किस लोगों की, वर्कर की हेल्प होगी, और कुछ नए लोग भी मार्केट में आना। अब देखो अब ये असल में बन गया, टोटल फिगर ये बन गई। पहले फर्ज करो N1 वर्कर हायर कर रहे थे, लेकिन अब जब वेजेस राइज की तो N2 वर्कर पे आ गए। और N2 वर्कर क्या है, N2 वर्कर ऐसा है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। तो एक एम्प्लॉयमेंट का फैक्ट बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर जाएगी इतनी। और दूसरा फैक्टर बताएं कि ये कुछ ये लोग थे, ये N3 से लेके N1 तक ये लोग हैं, दे आर नाउ विलिंग टू डू अ वर्क एट दिस वेज रेट, इस वेज रेट पे ये काम करने को तैयार है। तो ये कुछ और नए लोग भी एंटर हो गए मार्केट में। और साथ साइड फैक्ट बताया कि डिमांड फॉर लेबर, यानी कि वर्कर्स जो हैं वो तो काम करना चाहते हैं इस वेजेस पे, लेकिन डिमांड कौन करता है, फर्म्स डिमांड करती हैं। तो फर्म्स जो है आर रिलेक्टेंट टू हायर मोर वर्कर, तो इतने लोगों को वो अनएम्प्लॉयड कर देंगे। अब यहाँ पे डिबेट करें कि ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की अथॉरिटी के ऊपर कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी इतनी है कि इतने लोगों को अनएम्प्लॉयड होने से बचा सके, या फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे टाइप ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी है। अब रशिया जैसे कंट्री में करेंगे, नॉर्थ कोरिया में करेंगे तो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी। अगर आप पाकिस्तान जैसे कंट्री में करेंगे तो ये नहीं पकड़ सकेगी गवर्नमेंट आपको इस केस के अंदर। ये आपने पूरा केस यहाँ पे डिस्कस कर दिया मोनोपोली का, और इसका इम्पैक्ट आपने बता दिया, इक्विलिब्रियम ये हमने डायग्राम बना के बता दिया। अब अगली डायग्राम जो फिर आप आएंगे मोनोपोली की तरफ। मोनोपोली में आपने क्या करना है, अब आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखो दोनों हमने डिस्कस कर दी। एक पेज कम से कम आपका ये पूरी डिस्कशन नेशनल मिनिमम वेज के ऊपर बनेगी। अब मोनोपोली के केस में आपने यहाँ पे फिर वो डायग्राम बनानी है, और आपने शो करना है कि मोनोपोली की डेफिनेशन लिख दें, और मोनोपोली डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी वो जो एग्जांपल दे दें वापडा की और रेलवे की जो आपको बताई हुई है, या रिमोट एरिया की, रिमोट एरिया में माइंस हैं, वहाँ पे सिर्फ सिंगल डोमिनेट बायर वही है जो आपकी सर्विसेज हायर करेगा, दूसरा बंदा आपको जॉब कोई और दे नहीं सकता उस एरिया के अंदर। तो डायग्राम आपने क्या बनानी है इसकी मोनोपोली, अगर आपको याद हो
इसमें हम दो चीज़ें बनाते थे, एक ACL एवरेज कॉस्ट जिसे हमने कहा था सप्लाई ऑफ लेबर, दूसरी MCB यहाँ हम बनाते हैं जिसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, LSAR लिख लें, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। यहाँ पे लिखने की ये वेजेस हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये हमारा ओरिजिन है, और साथ अब आपने बनाना है डिमांड ऑफ वर्कर। ये डिमांड ऑफ वर्कर है जिसे हम कहेंगे डिमांड ऑफ वर्कर, जो कि MRP को शो। अब अगर MRP ये चीज़ें भूल जाएं तो पेपर लिखने की जरूरत नहीं है इसको, आप सिर्फ डिमांड ऑफ वर्कर और एस ऑफ वर्कर से भी काम चल जाएगा, लेकिन MC लिखना जरूरी है। अब होता क्या सीन, अब मोनोपोली के अंदर क्या होगा कि जो मार्केट वेज रेट है वो ये वाला है W1 फॉर एग्जांपल। आप चाहते हैं, वर्कर चाहता है कि उसको W2 मैक्सिमम वेजेस मिले, और जो आपका एंटरप्रेन्योर है, जो फर्म है, वो चाहती है आपको ये वाली वेजेस W3 दी जाए। तो ये सर वो आपको कम करवाने की कोशिश करेगा, बार्गेनिंग पावर अगर उसकी है, और आप उसे वेजेस ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा हमने कहा था बार्गेनिंग एरिया। तो वेजेस का डिफरेंस बता दें कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है। एम्प्लॉयर ये वाली ये W2 जो है ये एम्प्लॉयर, यानी कि आपका बॉस आपको चाहता है कि ये सैलरीज दी जाए, लेकिन आप एज ए वर्कर चाहते हैं आपको ये सैलरी दी जाए, लेकिन जो मार्केट रेट चल रहा है वो ये चल रहा है, मार्केट वेज रेट। तो आप कोशिश करेंगे कम से कम आपको इससे ऊपर तो मिले, और वर्कर जो है वो जो एम्प्लॉयर है वो कोशिश करेगा वो कम से कम आपको इससे नीचे लेके आए। तो आपने बताना इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये परफेक्ट कंपनी लेबर मार्केट होती तो इतने लोग हायर होते हैं, लेकिन अब इम्परफेक्ट है तो N2 लोगों को ये हायर करेगा, इनके इससे भी डिमांड फॉर वर्कर कम हुई। तो डिमांड और वेजेस एज पर आस्किंग इन द क्वेश्चन, वो आपने जरूर डिस्कस करना है। देखो वेज लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे फिर सेम वही पॉइंट कि ये इसमें इलास्टिसिटी का पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर वो भी मैटर करेगी। अगर उसकी हम डायग्राम बनाएं, ये भी एक पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इन इलास्टिक है, डिमांड फॉर वर्कर नेशनल मिनिमम वेज की अगर हम बात करूं तो इन इलास्टिक ये कर बनेगी, उसे मार्केट रेट ये है, तो आप ये वेजेस मिनिमम गवर्नमेंट ज़्यादा सेट करती है। अगर सप्लाई और डिमांड इलास्टिक है तो फिर ये इस तरीके से ये मार्केट वेज रेट गवर्नमेंट यहाँ पे सेट करेगी। तो इस केस में देखो ज़्यादा नुकसान इनको हो रहा है, ज़्यादा लोग, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, इनको नुकसान है वो कम हो रहा है ये वाला। तो ये भी आप एक केस डिस्कस कर सकते हैं। देखो उसने एनालिसिस में एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ। और यहाँ भी वैसे ऑप्शन है कि आप यहाँ भी इसकी इनइलास्टिक डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसकी इनइलास्टिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पहले ही इनइलास्टिक है कि पहले ही लोग कम है। तो ये चीज़ आप डिस्कस करेंगे मोनोपोली डायग्राम में, ये एक पेज आपने इसके ऊपर डिस्कस करना है। इलास्टिसिटी भी डिस्कस कर सकते हैं, PDPS मैटर करेगी, कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वो मैटर करेगा, फिर और क्या चीज़ मैटर करेगी। और वहाँ पर थ्योरी में काफ़ी चीज़ें लिखवाई हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगी, हमें मोनोपोली के ऊपर एक डायग्राम बना दी, परफेक्ट कंप्लीट शुरू में डायग्राम बना दी, और ये तीनों डायग्राम बना के हमने इसे एक्सप्लेन कर दी। वैल्यूशन में आप बता सकते हैं जनाब के इलास्टिक डिमांड मैटर करेगी, उसकी एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट मैटर करेगी। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट अगर मिनिमम वेज लगा रही है तो गवर्नमेंट कितनी मिनिमम वेज लगाई, ये गैप कितना होगा, ये वाला एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट, ये वाला गैप कितना है। इस तरह ऊपर जो हमने डायग्राम ड्रा की उसका ये गैप कितना है, कि गवर्नमेंट ने ये जो पे आपकी इंक्रीज की है इसकी एक्सटेंट ऑफ ये वाली वैल्यू मैटर करेगी कि ये गैप कितना ज़्यादा। अगर गवर्नमेंट ने इतनी मिनिमम वेज इंक्रीज किया सिर्फ इतनी सी, तो उसका तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। फिर लोगों पर टैक्सेस लगेगा, डिसइंसेंटिव टू वर्क होगा, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं। कुछ फर्म जो है वो प्रोडक्टिविटी बेस पे देती हैं, वो कहती है प्रोडक्टिविटी दिखाएं तो फिर आपको बेसिस मिलेगी। कुछ वर्क जो एम्प्लॉय है प्रोडक्टिव मीन लेबर प्रोडक्टिविटी, उसकी बेस पे काम नहीं करवाएंगे आपसे। फिर कैपिटल का रोल क्या है, ये भी आप इवैल्यूएशन में डिस्कस कर सकते हैं। और स्मॉल बिजनेस तो बंद हो जाएंगे, स्मॉल बिजनेस ये काम नहीं कर सकते, नेशनल मिनिमम वेज वाला भी और दूसरा भी। जबकि जो बड़ी फर्म्स हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिनकी ज़्यादा है वो ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे डिस्कशन में करनी है। हाँ सर, आगे है जी सेक्शन बी आ गया। अब इनमें से एक क्वेश्चन आपने करना था, तो मेरा ख्याल अगर मैं होता इस पेपर में देने वाला तो आपको भी रिकमेंडेशन यही है कि आप क्वेश्चन 3 ही करें। ये टॉपिक हमें तैयार करना है, लेबर मार्केट का बड़ा अच्छा टॉपिक है और ये पेपर में आने के चांसेस नहीं। अब आ जाए जी इफेक्टिवनेस। अब इसने बताया नहीं हुआ कि कौन सी, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट मस्ट बी यूज्ड टू रिड्यूस डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो पहले आप डिमांड पुल देखो, फिर ये एएस का टॉपिक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का अगर डायग्राम याद है तो वो आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन
डायग्राम ड्रा करें और उसकी डेफिनेशन लिखें, और बल्कि अगर आपको याद हो तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की 2 डायग्राम बना सकते हैं, एक कीनेसियन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक दूसरा जो था कीन्स और दूसरा मॉनिटरिस्ट। पहले तो इसकी डायग्राम बनाया ना कि होगा क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, ये AD हमारा जो है वो AD1 से AD2 पे चला जाता है, AD1 से AD2 पे। और अगर ये मॉनिटरिस्ट की बनाई है तो फिर ये सिचुएशन बनेगी ये वाली, प्राइजेस राइज करेंगे, इसमें PL1 से आप PL2 पे चले गए, और यहाँ पे आपने रियल GDP, वही टर्म जो हमने AS में यूज़ करते हैं वो यूज़ करना है, और ये LRAS। तो ये इन्फ्लेशन हुई है इतनी हमारी। कीनेसियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अब कीनेसियन की वैसे ये डायग्राम बनती है, तो इसमें कोशिश करें आप यहाँ पे AD शिफ्ट करें, ये वाला, जहाँ पे प्राइजेस भी शिफ्ट होंगी, ये GDP इफेक्ट होगा और ये प्राइस शिफ्ट होंगी, इसे लिखेंगे ये AD1 AD2। और आप यहाँ पे बताएं खास तौर पे कि AD जो है यहाँ प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल 1 PL1 PL2, यहाँ पे रियल GDP, ये Y1 से Y2 पे चला गया, और ये आपने सारा एक्सप्लेन करना। इसे बताएं कि AD क्या था असल में। AD अगर आपको याद हो तो AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये हमारा AD था। तो ये आपने प्रॉपर AD को डिफाइन करना है, फिर बताना कि शिफ्ट क्यों हुई। शिफ्ट जो है वो C की वजह से, किसी एक फैक्टर की वजह से, I की वजह से भी हो सकती है, या G की वजह से, X माइनस M, इन चारों में से किसी एक कम, एटलीस्ट किसी एक फैक्टर की वजह से दिमाग विश्लेषण होती है। तो कम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ आपका नॉलेज बेस बन जाएगा, जिसमें आप दिमाग विश्लेषण को एक्सप्लेन कर रहे हैं और डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉलिसीज आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन करें, 2 पॉलिसी डिटेल में एक्सप्लेन करें, तीसरी FP, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप FP और M, अब उससे पूछा नहीं हुआ कि कितनी पॉलिसी बताए, पॉलिसीज कहा हुआ है, तो आपका 2 से काम चल जाएगा। ठीक है, आप एक FP और एक SSP एक्सप्लेन कर सकते हैं, या FP और MP कर दें और एक अल्टरनेटिव बतानी है आपने। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। डिमांड पुल की डेफिनेशन, वो सारी डायग्राम बना दी आपने, कीनेसियन, और देखो कीनेसियन अप्रोच से डायग्राम बना दी। और एक और बात, अगर आपको AS का नॉलेज याद हो तो आपने बताना कि AD वाली जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको हम कहते थे गुड इन्फ्लेशन। गुड इन्फ्लेशन क्या थी कि इस इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है, Y1 Y2 को राइज कर रहा है। अब वो जरा देख लेंगे सर कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस इन्फ्लेशन के, और नेगेटिव इफेक्ट क्या है। ये जब हम डायग्राम बनाई डिमांड इन्फ्लेशन, इसे हम गुड इन्फ्लेशन कहते थे। इसके पॉजिटिव इफेक्ट और इसके नेगेटिव इफेक्ट, ये आपने एक एक पैराग्राफ, सेपरेट पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है। पॉजिटिव क्या है कि GDP राइज कर रहा है, GDP राइज करने से एम्प्लॉयमेंट राइज करेगी, एम्प्लॉयमेंट के राइज करने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, लोगों की इनकम राइज करेगी, ये पॉजिटिव इफेक्ट आपने ये बता देना। एक्सपोर्ट भी राइज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि GDP ज़्यादा हो रहा है, ये इफेक्ट भी बता सकते हैं। एक्सपोर्ट्स बताया, ये एक्सपोर्ट भी राइज करेंगे। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि प्राइस लेवल ज़्यादा हुआ, इनकम ज़्यादा होने से, इसको लिंक करना है, इनकम ज़्यादा होने से लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, उसके इम्पोर्ट के ज़्यादा होने की वजह से इसका अफेक्ट आएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में चला जाएगा या जा सकता है। ये देखो, एक पैराग्राफ आपने इस पे लिखना है और एक पैराग्राफ आपने इस पे लिखना है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा हैं, ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव इफेक्ट। तो आपने क्या, जैसे हम कहते हैं गुड इन्फ्लेशन। असल में हमने यहाँ पे इफेक्टिवनेस डिस्कस करनी थी कि कितनी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, तो इफेक्टिवनेस के ऊपर वापस आए। इफेक्टिवनेस डिपेंड करेगी कि ये डिमांड इन्फ्लेशन हो क्यों रही है, क्या C की वजह से हो रही है, कंजप्शन लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। तो ये 2 फैक्टर को मस्ट डिस्कस करें। आइए, अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट लिखें कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर की मशीनें ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट आप 3 4 5 चले सकते हैं। लेकिन इसके नेगेटिव अगर लिखते हैं तो साथ ही लिखते हैं, हाउएवर इसके लिए पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी, लॉन्ग रन में इफेक्ट आ सकता है, ये चीज़ें लिखें। कंजम्पशन अगर कंज्यूमर की वजह से राइज कर रही है तो अच्छा, इन्वेस्टमेंट में एक और लिखें कि गवर्नमेंट फर्म्स को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर C की वजह से हुई है तो लोगों की परचेजिंग पावर राइज किया है, इससे इनइक्वालिटी राइज करेगी, 2 साइड इफेक्ट हैं। और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हो सकती है इसकी, जगह G की वजह से शिफ्ट हुआ हो तो G गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, उसको लिखेंगे पब्लिक गुड्स मेरी गुड्स ज़्यादा बनेगी, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। लेकिन इसके पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी कि पॉपुलेशन कितनी थी जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये टैक्स सारे लगाए, या जो भी है, या X माइनस M की वजह से। तो सारे एक्सप्लेन करने की बजाय किसी 4 में से कोई 2 फैक्टर तो आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने हैं, और इसकी रीज़न हमने बता दी। इफेक्टिवनेस में आपने ये बताना है अब ये ऐसा क्यों हुआ। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ हो, तो इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट हुई हो, ये वाली। तो इसकी वजह से आप बताएं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट सेम, इसके सेम रहेंगे, बस डायग्राम भी सेम,
पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट भी सेम, लेकिन रूट डिफरेंट है, कॉज डिफरेंट है। अब यहाँ पे कॉज जो है वो इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये आप कॉज यहाँ पे इसका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों के सेम है। और आपने अब यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट कौन से हैं कि एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना था, ठीक है, ये देखें इसके वैल्यूएशन पॉइंट के एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट इन एडी, एडी कितना ज़्यादा शिफ्ट हुआ, ये गैप ज़्यादा था या कम था, फिर उसकी वजह से प्राइस लेवल कितना ज़्यादा या कम हुआ, उसकी वजह से जीडीपी कितना, एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट, एक्सटेंट ऑफ कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट वो मैटर करेगी। फिर मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्सेस कम करने की वजह से भी तो ऐसा हो सकता है ना कि ये एडी शिफ्ट हुआ, फिस्कल पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, वो आपने एक्सटेंट डिस्कस करनी है। और ये दो वैलिड बड़े अच्छे पॉइंट हैं जो शिफ्ट में हमेशा आपने साइज मैग्नीट्यूड और एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट डिस्कस करनी है। फिर टैक्सेस कितने ज़्यादा कम किए गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से एडी शिफ्ट हुआ, या इंटरेस्ट रेट कितना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वैल्यू मैग्नीट्यूड या साइज और जो टैक्सेस है उसकी वैल्यू और साइज भी मैटर करेगा, वो आपने वैल्यूएशन में डिस्कस करना है। और अब यहाँ पे आप अल्टरनेटिव पॉलिसी बता सकते हैं कि आप क्या करें कि सप्लाई साइड पॉलिसी अगर गवर्नमेंट यूज़ करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें एक और चीज़ जो इसने पूछी थी, अच्छा इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इफेक्ट आप बता सकते हैं, इलास्टिसिटी बता सकते हैं, वो मार्शल लॉ कंडीशन का रेफरेंस देना अगर आपको याद है, वैसे उसे संभाल के रखें। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अगर आप यहाँ पे करें तो वहाँ पे वैसे उसका रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने तो एक क्वेश्चन करना है तो आप ये 4 अगर कर रहे हैं क्वेश्चन तो आप यहाँ मार्शल लॉ कंडीशन जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन 1, और अगर करेंसी आपकी डेप्रिशिएट वो रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये पॉइंट आप एनालिसिस में भी ले सकते हैं और वहाँ लिखना है और इवैल्यूएशन में लिख सकते हैं। एक और चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं, अब एक पैराग्राफ एक पेज आपने पूरा मॉनेटरी पॉलिसी के रेफरेंस से, एक पेज आपने उसके रेफरेंस उसके पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटेंट और सारे डिस्कस किए, एक पेज आप बचा कर रखें कि आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई साइड पॉलिसी भी यूज़ की जा सकती है। सप्लाई साइड पॉलिसी क्या थी अगर ये सप्लाई साइड पॉलिसी अगर आपको याद हो, उसमें क्या था कि एस इंक्रीज किया जाए। एस कैसे इंक्रीज करें, फॉर एग्जाम्पल इसे हम कहते हैं जी एक्स गवर्नमेंट अगर इंक्रीज करती है तो वो देखे जी आपने ये कहना है जी उसकी डायग्राम बना दें। अब ये अब आपके पास ऑप्शन है कि ये भी पार्ट ऑफ एनालिसिस में आपने इसको एक्सप्लेन करना है। वो क्या करेंगे, आप कहेंगे सप्लाई साइड पॉलिसी अगर गवर्नमेंट यूज़ करे तो इसमें ये इस तरह LRAS अगर शिफ्ट होता है LRAS1 LRAS2 पे शिफ्ट हो जाए LRAS2 पे, तो ये जो शिफ्ट है इसकी वजह से प्राइजेस भी कम और ये इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए आप ये इसका काउंटर एक्शन आप ये बता सकते हैं कि काउंटर एक्शन गवर्नमेंट ये कर सकती है। इसमें भी एक्सटेंट, इसकी एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट ये वाली और एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट ये वाली बताएंगे, और ये कितनी राइज या फॉल करेगी ये भी आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये LRAS थर्ड पॉलिसी जरूर बताएं, दो को डिटेल में डिस्कस करें और एक अल्टरनेटिव कि खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करें, खुद ही उसका सोल्यूशन बता दें। उसका सोल्यूशन के एजुकेशन हेल्थ पे स्पेंड करेंगे, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे, ये आप बात डिस्कस कर सकते हैं। फिर ऐसा ना हो कि एजुकेशन हेल्थ पे जो स्पेंड किया है उसकी फ्यूचर में डिमांड कम हो जाए उस ट्रेनिंग की। और गवर्नमेंट मार्शल से पहले बता दिया, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज ना करे, मॉनेटरी पॉलिसी वो सारे हमने बता दी, इसके इफेक्टिवनेस जो डिस्कस हमने की हुई थी वो सारे पॉइंट आपने दो कम से कम पॉइंट बताएं, फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस के 2 पॉइंट बता दें, मॉनेटरी पॉलिसी के एक आध बता दें, इंटरेस्ट रेट का, और कंक्लूड कर दें। तो कंक्लूड आपने ये करना है कि जो इफेक्टिव पॉलिसी है वो मैंने पहले ही बताया था कि पॉलिसीज़ में कोई दो राय नहीं है कि पॉलिसी जब आपने यूज़ करनी है तो आपने कहना जी हमेशा कौन सी यूज़ की जाए, हमेशा सप्लाई साइड पॉलिसी यूज़ की जाए। तो सप्लाई साइड पॉलिसी की हम डायग्राम बना के आपने बता देना कि इसे कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनली, एक तो डेफिनेशन में हमने बताया ना कि ये एक्सपेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अब काउंटर एक्शन क्या करेगी गवर्नमेंट, ये पॉलिसी यूज़ करे, एक तो ये एग्रीगेट सप्लाई वाली और दूसरी एक बता दें आप डिमांड साइड वाली। डिमांड साइड का मतलब फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनली बता दें या कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी बता दें, दोनों में से कोई एक बता के उसकी जो एक्सटेंट बताया इंटरेस्ट रेट और वो सारा हमें डिस्कस करना है। और एक पेज कम से कम आप पूरा लिख सकते हैं वैल्यूएशन के ऊपर भी इसमें। इसके लिए वो जो मेरे नोट्स हैं एएस वाले वो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। एएस में जो पॉलिसीज मैंने करवाई हैं, बल्कि उसमें हमने डिस्कस किया है, आपके बुक में से चैप्टर ये डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, तो जो यूनिट 10 है ये बैम्फोर्ड की बुक में बड़ा अच्छा चैप्टर लिखा हुआ, तो आप वहीं से इसे इफेक्टिवली डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप 5 क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो एक्सपेंडिचर स्विंग पॉलिसी को डिफाइन करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट को डिफाइन करेंगे, अकाउंट क्या होता है और डेफिसिट कैसे आता है वो डिफाइन करेंगे, पैसे पेमेंट के 3 पार्ट होते हैं वो डिफाइन करेंगे, ये डेफिनेशन में। और पॉलिसी डायग्राम को यूज़ करते हैं उन्हें बताना है कि एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर आपको याद हो तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग यहाँ डायग्राम बनेगी और टैरिफ वाली एक ही डायग्राम है जो बनती है,
और वो बनती है टैरिफ वाली, जो भी आपके मॉक्स में भी आपको डायग्राम आई थी। और वो डायग्राम आपने बनानी है कि किस तरीके से वो आप डायग्राम यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सपेंडिचर पॉलिसी। होती क्या है? एक्सपेंडिचर ऐसी पॉलिसी है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए कि लोग इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। तो उसमें डायग्राम एक ही थी। अगर आपको ये बता दें, डायग्राम आपके ये जो बीकनोस के बच्चे हैं उनको ये पेपर में आई थी डायग्राम, ये एएस वाली डायग्राम। ये डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक सप्लाई, ये वर्ल्ड सप्लाई, और वर्ल्ड सप्लाई विद टैरिफ, ये SWT। ठीक है, ये P1 लिखें, इसे P विद टैरिफ लिखें। तो इससे पहले इंपोर्ट इतनी ज़्यादा कर रहे थे आप। अब जब टैरिफ लग गया, गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया, तो उसकी वजह से इंपोर्ट कम होकर सिर्फ इतनी रह गई। पहले इंपोर्ट ये थी, तो अब इंपोर्ट कम होकर यहाँ पे आ गई। इसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई, ये पहले डोमेस्टिक डिमांड जो थी, ये पूरी डोमेस्टिक डिमांड थी, जिसमें से ये हिस्सा जो है वो अपने इंपोर्ट कर रहे थे और ये खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जब टैरिफ लगाया, तो टैरिफ लगने से अब जो इंपोर्ट है कम होकर यहाँ पे आ गई। तो पहले सीधे इफेक्ट बताना है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ये इतनी हो गई जिसके ये प्रोडक्शन इंक्रीज किया है जब आप टैरिफ लगाते हैं। तो ये डायग्राम को पहले आपने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे प्राइस लिखना है और यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है सीधी सीधी। और आपने डिमांड एक्सप्लेन करना है कि ये डोमेस्टिक डिमांड ये थी हमारी, डोमेस्टिक डिमांड ये थी, डोमेस्टिक सप्लाई ये थी, इक्विलिब्रियम प्राइस रेट ये था, वर्ल्ड सप्लाई पे यहाँ पे गुड मिल रही थी, उसमें ये इंपोर्ट थी और ये हम खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। जब गवर्नमेंट टैरिफ लगाएगी, उसकी वजह से इंपोर्ट कम होकर यहाँ पे आ जाएंगी, प्राइस राइज कर जाएगी और इतना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन राइज कर। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन राइज करने के पॉजिटिव नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट राइज की, प्रोडक्टिविटी राइज करेगी, आप कंट्री की फर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं। और इस पॉलिसी का बेनिफिट ये हुआ टैरिफ लगाने से कि हमारी इंपोर्ट कम होगी। पहले इंपोर्ट इतनी ज़्यादा थी, अब इंपोर्ट कम होगी, तो इससे बैलेंस पेमेंट हमारा ठीक होगा, क्योंकि जो बाहर पेमेंट है वो कम जाएंगी और हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप इतनी ज़्यादा भी कर सकते हैं जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप रेफरेंस यहाँ पे देंगे। और डी वैल्यू, अब यहाँ पे एनालिसिस के कुछ पॉइंट आप ऐड करेंगे। अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू है तो उसकी वजह से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम होगी, जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकती हैं। ये अदर पॉलिसी आप बता रहे हैं, ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी। ये मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, आपको याद रहेगी डायग्राम, और उसमें ये आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसकी भी डायग्राम ऐसे बन सकती है। वो क्या आप करें कि पहले बताएं कि एक और पॉलिसी, एक टैरिफ वाली पॉलिसी बताई आपने, दूसरी पॉलिसी आपको बता रहा हूँ जो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे, ये डेप्रिसिएशन वाली पॉलिसी। डेप्रिसिएशन वाली पॉलिसी क्या थी कि अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दें। करेंसी को डेप्रिशिएट करने का मतलब पहले बता दूं, उससे क्या होगा कि डेप्रिसिएशन करने से दो इफेक्ट आएंगे। पहला, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम होगी, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट राइज कर जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट राइज कर जाएगी। दूसरा फैक्ट इसका ये आएगा कि प्राइस ऑफ इंपोर्ट राइज कर जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ इंपोर्ट फॉल करेगी और इंपोर्ट फॉल करेगी। इन दोनों का फैक्ट क्या आएगा कि x माइनस एम हमारा राइज कर जाएगा। x माइनस एम के राइज करने से डायग्राम बनाए यहाँ पे, वो 80 वाली अभी जो डायग्राम बनाई थी वो डायग्राम बना, उसके राइज करने से प्राइजेस तो राइज करेंगी, नेगेटिव फैक्ट। लेकिन पॉजिटिव फैक्ट ये आएगा, जो अभी ऊपर आपको पॉजिटिव नेगेटिव के सारे बताए थे, वो अभी जो मैंने पहले लिखे थे वो सारे आप देखें ना, वो वीडियो में आपको वापस मिल जाएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव फैक्ट आप बता दें कि उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव फैक्ट आएंगे, कुछ नेगेटिव फैक्ट आएंगे। वो वही जो अभी एक्सप्लेन किया था वो आपने यहाँ पे कर देना, क्योंकि पेपर में तो एक क्वेश्चन करना ना, ऊपर नहीं कर रहे थे, ये वाला कर रहे थे, इसमें आपने एक्सप्लेन कर देना। तो दो पॉलिसी देखो आपने बता दी, एक टैरिफ डिटेल से बता दिया, अब टैरिफ का नेगेटिव बता दो कि टैरिफ का डिसकाउंटेज क्या होगा कि आप जो प्रोडक्शन रिटेलिएशन आ सकती है दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी, जैसे अभी टैरिफ ट्रंप ने लगाया, तो देखो पूरी दुनिया में क्रैश मार्केट भी की, क्रैश मार्केट की, स्टॉक मार्केट, ये कॉन्सिक्वेंस तो लिखना आपने कि टैरिफ के कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं। और दूसरा आप ये बताएंगे कि टैरिफ की वजह से रिटेलिएशन आएगी, टैरिफ की वजह से प्रोटेक्शन पॉलिसी की वजह से क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं वो इसे एज ए ग्रांटेड ले लेती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करती। 2-3 पॉइंट यहाँ बता दें और 2-3 पॉइंट जाके, अब ये पूरा देखो एएस का ये बनता है थोड़ा सा टॉपिक प्रोटेक्शन से वाला, अगर आपको याद हो। लेकिन अगर फ्री ट्रेड करते तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजी बाहर से आनी थी, ट्रांजिशन नहीं आएगी, इस तरह वो पॉलिसी बता सकते हैं। फिर ये पॉलिसी बताएं जो हमने पॉलिसी यूज़ की डेप्रिसिएशन वाली, तो डेप्रिसिएशन में अल्टरनेटिव जरूर बतानी हमने। एक पॉलिसी बता के तो अल्टरनेटिव पॉलिसी जरूर बताएं कि इसने बताई एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, जिसमें टैरिफ को हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। दूसरी अल्टरनेटिव आप डेप्रिसिएशन कर सकते थे, वो आपने अल्टरनेटिव पॉलिसी जरूर बतानी है। ये देखो मैं स्पेशल मेंशन किया है, वो आपने जरूर बतानी है। और
फिर वही बात, जब भी शिफ्ट वाला, ये देखो ना शिफ्ट की ना हमने, ये शिफ्ट की, और ये टैरिफ की जो डायग्राम थी इसमें भी शिफ्ट थी ये वाली। तो ये जो प्राइस राइज की है, कितनी राइज की है, टैरिफ कितना ज्यादा लगा है, एक्सटेंट और साइज एंड मैग्नीट्यूड, ये आप काफी हर दूसरे क्वेश्चन में ये चीज आ जाएगी, साइज एंड मैग्नीट्यूड और शिफ्ट जो है कितनी है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं वैल्यूएशन के अंदर। फिर यहाँ पे मार्शल एंड कंडीशन का रेफर दे सकता है कि आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट मैटर करती है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में इफेक्ट होगा या शॉर्ट रन में, वो भी आप जे कर्व अगर आपको याद हो उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है, इसका साइड इफेक्ट ये आएगा, और इसका नेगेटिव इफेक्ट बता दिए, पॉजिटिव जो हमने ऊपर आपको बताए तो सारे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कंक्लूड ये करें कि ये पॉलिसी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि रिटेलिएशन को ज़हन में रखा जाए, और रिटेलिएशन ज़हन नहीं रखेंगे तो फिर इकोनॉमी जो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, और रेफरेंस आप ये क्रैश मार्केट जो भी हुई है उसका आप बता सकते हैं। तो डिटेल देखिए, लिखने का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और इसमें भी अगर क्वेश्चन आए पेपर में तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पेपर में आप ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 चैप्टर में अगर आप बुक आप देखें, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। जो हॉट क्वेश्चन, जो पॉपुलर क्वेश्चन है इस सेक्शन बी के, सेक्शन सी के, सॉरी मैक्रो के, वो ग्लोबलाइजेशन वाला है, फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स वाला है जिसमें कंपैरिजन है जीएनआई का, एचडीआई का, और जो कंपैरिजन था। और जो हॉट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज है, फिर ये इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज वाला है, और जो अभी तक क्वेश्चन उसने नहीं पूछे वो अनएम्प्लॉयमेंट, किनीजियन एम्प्लॉयमेंट और डिसएम्प्लॉयमेंट, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ वाला है वो उसने पूछा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप नेशनल इनकम के उसके साथ वो नहीं पूछा, और फिक्स एक्सचेंज रेट का डायरेक्ट नहीं पूछा लेकिन उसकी पॉलिसी आ सकती है। तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप आएंगे सेक्शन ए के ऊपर। सेक्शन ए जब आपने सॉल्व करना तो सबसे पहले आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसकी हेडिंग पढ़ लें कि है क्या। चाइनाज पॉपुलेशन ट्रेंड, आपको पता है पॉपुलेशन की कोई बात कर रहा है, ठीक है। ये जो टॉपिक था ना करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे पॉपुलेशन का टॉपिक है, उसके थ्रू ये उसने कुछ चीज़ें पूछी हैं। फिर ये ग्राफ जरूर देख लें कि इसके एक्स एक्सिस पे क्या टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है परसेंटेज है, किस चीज़ की परसेंटेज है, ये उसने चाइना की पॉपुलेशन की परसेंटेज डिस्कस किया, वन चाइल्ड प्रोडक्शन, और टू, इसका नाम भी होगा देखो, एनुअल पॉपुलेशन चेंज कितनी आ रही है 70 से लेकर 2050 तक। तो वन चाइल्ड, टू चाइल्ड, वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड, कितने परसेंट लोग इस पर अमल कर रहे हैं, और ये देखो टू चाइल्ड पॉलिसी ये रिड्यूस होती है। ये खुद पहले समझ लें कि डाटा क्या है, उसके बाद आप जाएं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में आप देखें उसने सबसे पहली चीज़ जो पूछी है, बताएं कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन आप बताएं कि हमेशा क्या होती है, जिसमें गिवन यानी कि जीएनपी पर हेड, ऐसी पॉपुलेशन जिसपे आपकी जो जीडीपी है वो ज़्यादा हो। अगर आपको याद हो तो इसकी डायग्राम भी थी एक, और डायग्राम इसकी थी, डायग्राम आपको बता देता हूँ, आपको शायद याद हो। हाँ जी, डायग्राम थी इसकी, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, हाँ जी, क्या हुआ, ये हमने इधर इधर पॉपुलेशन आएगी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, इधर जीडीपी पर हेड। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है ये जीडी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये आपकी ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। डायग्राम बना सकते हैं, वैसे पूछी नहीं उसने। अगर आप इससे पीछे हैं तो आप अंडर पॉपुलेटेड हैं, ये अंडर डेवलप कंट्री होते हैं। अगर आप इससे आगे हैं, सॉरी अंडर अंडर पॉपुलेशन है और ये डेवलप कंट्री है। अगर आप इससे आगे हैं इस पॉइंट से तो फिर आप ओवर पॉपुलेशन है और आप हैं अंडर डेवलप कंट्री। ये चीज़ उसने ये पार्ट 1 में पूछी है आपसे। अगर हम याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद, कंफ्यूज हैं, तो कोई चीज़ पेपर में ऐसी ना बनाए जो कि आपको कंफ्यूज हो। जिसमें हाई इनकम पर हेड आता है उसको हम एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट पर सीधी सीधी बात करें कि हाई ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो होती है जहाँ पे जीडीपी पर हेड ज़्यादा हो, ऐसा नंबर ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पे जीडीपी पर हेड ज़्यादा होता है। सीधी काम की बात करें, कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और इससे कहेंगे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, एक आफ्टर इफेक्ट नहीं आप बता सकते। 2 नंबर की बात, डायग्राम याद है तो बना दें, फिर कंफ्यूजन ना बनाए। एक्सप्लेन हाउ पूछ रहा है, हाउ चाइना पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज बिटवीन 1970 और 2020। और ये देखें कि बर्थ रेट डिक्लाइन किया है। अगर आप ये पेपर देखेंगे, पेपर में उसने बताया कि बर्थ रेट हमारा डिक्लाइन कर रहा है। ये आपने सिंपल बताना है जी, बर्थ रेट क्या कर रहा है, ये डिक्लाइन कर रहा है।
और ये नहीं बताना इतने परसेंट हो गया, फिर इतने, एक एक साल का नहीं बताना आपने। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो कभी ऐसे नहीं, आपने सिर्फ ये बताना कि डिक्लाइन हो गया, और इसके ऊपर देखो उसमें 1 नंबर मिलेगा, डिक्लाइन बर्थ रेट 1 नंबर मिलेगा। प्रेशर, क्योंकि 5 नंबर है तो इसमें कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। वो हाउ पूछा ना उसने, पहले तो बता दीजिए डिक्लाइनिंग है। अब ऐसा क्यों हुआ, एजिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है तो बर्थ रेट डेफिनेटली कम होगा। इंक्रीज प्रेशर है, सपोर्ट फॉर एल्डरली, एल्डरली को सपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए पीपल डोंट लाइक टू हैव चाइल्ड। डिपेंडेंसी रेशो राइज कर गई, ये उसने पैराग्राफ के अंदर भी कुछ चीज़ें बताई हैं, और आमतौर पर पैराग्राफ के अंदर ही बताई होती हैं, और कुछ आप अपना भी पर्सनल चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करें कि ये 2-2 3-3 नंबर क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ के अंदर से ढूंढें आप, और कुछ आपको पर्सनल बात पता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और शो पॉपुलेशन विल स्टिल ग्रोइंग, डिक्लाइन तो नहीं कर रही लेकिन ग्रो कर रही है, लेकिन रेट जो है स्लो हो गया। तो 3 से 4 पॉइंट आपने यहाँ पे ऐड कर देना। और हाउ चेंजेस, क्वेश्चन में फोकस करना है कि उसने पूछा क्या होगा, वो आपने बता देना। 2 ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई करें और फिर एक्सप्लेन करें कि एनालाइज करें कि दीज चेंजेस वुड इफेक्ट जीडीपी। तो 2 ऑब्जर्वेशन इकोनॉमिस्ट हैव मेड अबाउट चेंजेस इन चाइना पॉपुलेशन की, क्यों चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो पहले बता दीजिए यंगर पीपल कम है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब यंगर पीपल कम, ये आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर मिलेगा। एक नंबर ऑफ ओल्ड पीपल ज़्यादा है, आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर ये मिला, 1 नंबर ये मिला। उसको एक्सप्लेन करने के अब नंबर हैं, तो 3 नंबर इसके हैं, 3 नंबर इसके हैं टोटल। एक एक आइडेंटिफाई का नंबर, आइडेंटिफाई करने का नंबर मिला, और 2-2 नंबर आपको एनालाइज या एक्सप्लेन करने के मिलेंगे। उससे इफेक्ट क्या होगा, जब यंग पीपल हैं, एंटरप्रेन्योर ज़्यादा हैं, दे डोंट लाइक टू हैव फैमिलीज, क्योंकि आमतौर पे जो डेवलप कंट्री हैं वो कहते हैं कि ये टू हैव चिल्ड्रन ये एक लाइबिलिटी है, आप लोग एजुकेशन पैसा स्पेंड करें, ये करें, तो इसलिए डोंट, दे डोंट लाइक द फैमिली, दे डोंट, अगर फैमिली है भी है तो दे डोंट लाइक टू हैव मोर चिल्ड्रन, कम बच्चे हों उससे ज़्यादा एजुकेशन पे स्पेंड करें। ये आपने व्यू 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे बता देने, उससे आउटपुट भी इफेक्ट हो सकती है, यानी कि जीडीपी इफेक्ट होगा। नंबर ऑफ ओल्ड पीपल ज़्यादा है तो उससे ज़ाहिर है उनकी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, अपनी लिविंग, अपने पेंशन जो है स्पेंड करेंगे अपनी लास्ट लाइफ के ऊपर। गवर्नमेंट को ट्रांसफर लोन ज़्यादा देनी पड़ती है, गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, इन्वेस्टमेंट कम होगी, जीडीपी इफेक्ट होगा, ये भी बता सकते हैं। ओल्ड पीपल जो है वो सेविंग ज़्यादा करते हैं, वो अनसर्टेन एक्सपेंसेस या अनसर्टेन उनकी जो इनकम है फ्यूचर में ओल्ड एज पीपल की, वो भी उसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे संभाल के रखते हैं, फ्यूचर पे स्पेंड करते हैं। और दे डोंट लाइक टू हैव चिल्ड्रन या फैमिली, इस वजह से ये 2 आपने रीज़न यहाँ पे बता देंगे। आखिरी चीज़ पूछी है 7 मार्क्स की, चाइनाज गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट व्यू फ्रॉम what it says are the alarming statement made by economists. Consider the effects on the economy of our population policies suggested by China's government. China की गवर्नमेंट सजेस्ट जो की है पॉलिसीज, उस पर आप कहते जी क्या सजेस्ट करते हैं। पहले उसने बताया कि चाइना गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट व्यू फ्रॉम व्हाट इट सेज आर द अलार्मिंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिस्ट। जो इकोनॉमिस्ट ने स्टेटमेंट दिया है क्या उससे डिफरेंट स्टेटमेंट, ये आपने कंसिडर करके उसको एक्सप्लेन करना। तो रिवर्स डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स, ये बर्थ रेट जो है वो रिवर्स डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन एनकरेज कपल टू हैव 2 और मोर चिल्ड्रन, एक तो ये चीज़ सामने आई है, वो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे वहाँ से आपको पता चलेगा। रादर देन हैड 1 चाइल्ड, तो ये फर्टिलिटी रेट से इफेक्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड चेंज होगी, एग्रीगेट सप्लाई चेंज होती है। एक पॉइंट ये आप फुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इतने सारे जो लिखे हुए हैं ना, इसमें से 3 मैक्सिमम एक्सप्लेन करने हैं, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करने हैं आपने, ये डिफरेंट हो सकती है रीज़न। वर्किंग पॉपुलेशन आपकी राइज कर जाएगी, वो इफेक्ट बता दें, उसकी वजह से क्या होगा, एडी राइज करेगा, विमेन और मैन का पार्टिसिपेशन जो दुनिया में हम इंक्रीज कर गया है, ये वेल इस्टेब्लिश एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर चाइना का जो चीप लेबर है सिर्फ चाइना में है, दूसरे कंट्रीज में नहीं है, उसकी वजह से उनकी पेंशन कम है, बेनिफिट कम है, उसके इफेक्ट बता दें। टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुई है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेबर फोर्स को कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो इफेक्ट कर सकते हैं। फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो राइज़ किया है, लोग जब बच्चे होंगे तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा होगी या लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर कम होंगे। मल्टीपल इफेक्ट, अब इसमें से इसने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने 2 या 3 एक्सप्लेन करने हैं मैक्सिमम, एज पर मार्क्स 7 मार्क्स हैं। और दूसरी जो खास बात है कि आप जरूरी नहीं कि आपके आंसर इन्हीं पॉइंट में से हों, आपके कोई अपने पॉइंट हो सकते हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि ऑल वैलिड रिस्पॉन्सेज आर आल्सो एक्सेप्टेबल। ये डाटा रिस्पॉन्स में भी अवेलेबल है, और डाटा रिस्पॉन्स में ये खासतौर पर जो 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स एंडल पार्ट होता है, वहाँ पे आप पर्सनल या वैल्यू जजमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपको फ़ायदा हुआ होगा इस पेपर का। नेक्स्ट वीक में आपको ये एक दिन मंडे ट्यूसडे को कोई सेशन एक और फिर रख लेंगे, उसमें हम एक और पेपर, तो मैं ये सोचा था कि हम डिस्कस करेंगे 2-2 वाले पेपर डिस्कस करेंगे जो हमारे सेशन के, ये भी लेटेस्ट पेपर था, तो नेक्स्ट टाइम हम अक्टूबर नवंबर का जो 4-2 है वो डिस्कस करेंगे 2024 वाला। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैंने पूछ सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, मैंने कुछ और वीडियो भी आपसे शेयर किए हैं,
कुछ सेपरेट टॉपिक्स की, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई और आप क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वॉइस में भी भेज सकते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।